प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई का 9वां पाठ, जब तक जिंदा रहो लिखता रहो। प्रस्तुत जो साक्षात्कार है वह विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी द्वारा बातचीत है और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी कि अमृतलाल नागर जी, जो कि एक बहुत बड़े उच्च कोटि के साहित्यकार हैं, उनसे बातचीत की गई है। तो यहाँ दोनों का साक्षात्कार हुआ है और उसको साक्षात्कार को प्रारंभ करने के पूर्व आइए हम जो लेखक है उनका जीवन परिचय प्राप्त कर लेते हैं। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का जन्म 1941 देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था और यह हिंदी जगत के जाने माने कवि, लेखक, आलोचक एवं संपादक हैं। विविध पत्रिकाओं का आपने संपादन कार्य किया है। आप देश, काल और वातावरण के प्रति सजग और संवेदनशील रचनाकार है, अर्थात समाज में जो चल रहा है उसका सीधा सीधा असर उनके साहित्य पर देखा जा सकता है। तो उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है बच्चों, तो देख लीजिए। फिर भी कुछ रह जाएगा, यह कविता संग्रह है। अज्ञेय पत्रावली, यह निबंध है। अंतहीन आकाश, यह यात्रा वर्णन है। अमेरिका और यूरोप में एक भारतीय वन, यह यात्रा संस्मरण है। अस्तित्व और भवती, ये आत्मकथा है। बातचीत, यह साक्षात्कार संग्रह है। तो प्रस्तुत जो साक्षात्कार है बच्चों, यह विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने नागर जी से तात्कालिक राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों, लेखकों आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं। इन सभी का जीवन एवं लेखन पर कितना प्रभाव और किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है, इसमें उन्होंने उनसे पूछा है। इसे साक्षात्कार के माध्यम से जानने का प्रयास किया है। तो सुप्रसिद्ध साहित्यकार नागर जी के साहित्यिक जीवन के बारे में हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है। तो पहला प्रश्न तिवारी जी ने नागर जी से पूछा, नागर जी, मैं आपको आपके लेखन के आरंभ काल की ओर ले चलना चाहता हूं। जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था? किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने? नागर जी ने उत्तर दिया, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। आरंभ में कवियों को ही अधिक पढ़ता था। स्नेह जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज़्यादा पढ़ी। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह, एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद का साहित्य था, कौशिक का था। आरंभ में बकीम के उपन्यास पढ़े, शरद चंद्र को बाद में। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देसी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ा। उपन्यासों में बकीम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। आनंद मठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था। तो प्रिय विद्यार्थियों, नागर जी का जो साहित्य प्रवाह है यह बहुत पहले ही प्रारंभ हो चुका था और नागर जी ने प्रारंभ से ही कविता को पढ़ना प्रारंभ किया, जिसमें कि प्रमुख स्नेह जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, इनकी कविताएं बहुत ही चाव लेकर उन्होंने पढ़ी। छापे का अक्षर, यह उनकी पहली कविता थी। तो घर में 2 पत्र पत्रिकाएं उनके यहाँ आते थे, जो कि कौन कौन सी हैं? एक है सरस्वती और दूसरी है गृहलक्ष्मी। तो इस प्रकार से नागर जी ने प्रेमचंद साहित्य का भी बहुत अध्ययन किया, कौशिक जी का भी अध्ययन किया, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास भी पढ़े, शरद चंद्र जी को भी उन्होंने पढ़ा और प्रभात कुमार मुखोपाध्याय के कहानी संग्रह देसी और विलायती दोनों को उन्होंने पढ़ डाला। साथ ही साथ आनंद मठ, देवी चौधरानी ने जैसे उपन्यास भी उन्होंने पहले ही प्रारंभ में पढ़ लिया। तिवारी जी ने फिर प्रश्न पूछा,
क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे? उन्होंने कहा कि ये जो जितने आपने उपरोक्त बातें लेखकों के बारे में कही, क्या वे ही आपके आदर्श रहे? नागर जी ने सीधे सीधे जवाब दिया, नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पढ़ने का। यानी उपरोक्त जितने भी साहित्यकार हैं उनको सिर्फ आनंद के लिए ही उन्होंने पढ़ा था। सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1928 से 1929 में, अर्थात 1928 से 1929 के बीच ही नागर जी ने अपनी कविता का प्रारंभ किया। लाठीचार्ज हुआ था। इस अनुभव से ही पहली कविता फूटी, कबलो कौलो लाठी खाए। यानी उनकी जो पहली कविता थी वो क्या थी? कबलो कहो लाठी खाए। इसे ही लेखन का आरंभ मानिए। तो तिवारी जी को उन्होंने बताया कि यही उनकी पहली कविता रही है और यहाँ से ही उनका लेखन प्रारंभ हुआ है। तिवारी जी ने फिर प्रश्न पूछा, इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? बोला कि भाई इतना होने पर फिर आपने राजनीति में जाना क्यों नहीं उचित समझा? क्या आप राजनीति से प्रेरित नहीं थे? तब उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए प्रश्न पूछा, उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? देखा बेटा, क्या इस घटना के बाद राजनीति में क्यों नहीं गए? प्रश्न पूछा गया कि क्यों राजनीति में उनका पदार्पण नहीं हुआ। तो उसका उत्तर नागर जी ने बड़े ही सहज तरीके से दिया और बताया कि उनके पिताजी का उन पर कितना प्रभाव था। क्या कहा उन्होंने? देखिए, कहा नहीं गया क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। कि सरकारी में कर्मचारी को इस प्रकार के आंदोलनों में सहभाग करने से अंग्रेजों ने सख्त मना किया था, जिसके कारण नागर जी यह राजनीति में नहीं आ सके। 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी पढ़ने में भी और सामाजिक कार्यों में भी। मतलब नागर जी अब धीरे धीरे अध्ययन के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी अब आने लगे। लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933 में और जिसका नाम था अपशगुन। अपशकुन यह 1933 में आई उनकी पहली कहानी थी। तुम्हारे गोरखपुर के मन्नन द्विवेदी लिख रहे थे उन दिनों। चंडी प्रकाश हृदयेश थे जिनकी लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो नागर जी ने बताया कि गोरखपुर के मन्नन द्विवेदी है ना और चंडी प्रसाद हृदयेश ये इस प्रकार से लिखते थे कि इनकी लेखनी ने नागर जी को काफ़ी प्रभावित किया। तिवारी जी ने प्रश्न पूछा, क्या उन दिनों आप गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा? क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा? तो उन्होंने नागर जी ने कहा, हाँ हाँ निश्चित रूप से पड़ा। पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका। वह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। कि नागर जी के पिताजी ने सीधे सीधे कह दिया कि भाई किसी भी प्रकार के आंदोलनों में तुम न पढ़ो, लेकिन पिताजी का वह मार्गदर्शन ही उनके लिए लेखन के लिए अच्छा साबित हुआ कि वह बैठकर उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के दर्द को वो बखान कर सके। तिवारी जी ने फिर प्रश्न पूछा, आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है वह किससे प्रभावित है? कि आपका लेखन हमेशा गरीबों के दुख को दिखाता है, तो वो कैसे क्या प्रभावित हुए आप इन दुखियों के प्रति? कैसे उनका दर्द आपके साहित्य का प्रमुख केंद्र बनी? नागर जी ने उत्तर दिया, वह तो अपने समाज से ही उभरी थी। कहने का तात्पर्य वह तो अपने समाज से ही उभरी थी। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित इसका प्रमाण है कि समाज में जो उन्होंने देखा और उसी को उन्होंने लिखा। तो प्रायश्चित इस कहानी में उन्होंने इसको दर्शाया है। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे। उन्होंने कहा कि हमारे पारिवारिक जो वातावरण था वही इस प्रकार का था। मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था, वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया और यही कारण है कि पिताजी का इतना सुंदर स्वभाव होना, गरीबों के प्रति संवेदनशील होना, यही उनके साहित्य में जो गरीबों के प्रति उनकी जो करुणा है उसको दिखाता है। तिवारी जी ने फिर से कहा, प्रश्न पूछा, मतलब उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे,
क्या आप उनकी भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा कि जो क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे, क्या उस समय आपके मन में भी कुछ ऐसा आया? नागर जी ने उत्तर दिया, उसी से तो पिताजी ने डांटा और रोका। बोले उस प्रकार के आंदोलन, जो क्रांतिकारी आंदोलन है, उसमें न जाने की हिदायत स्पष्ट रूप से दी गई थी। तो उसी से तो पिताजी ने डांटा और रोका कि उस प्रकार के जो आंदोलन है जो कि हिंसा को प्रेरित करते हैं, उसे उन्हें रोका गया। काकोरी बम कांड हो चुका था, 1921 से आंदोलन तेज हो गए थे। मतलब स्वतंत्रता का जो आंदोलन है, काकोरी का जो हत्याकांड है, बम कांड है, जिससे कि पूरी की पूरी पुलिस की चौकी उड़ा दी गई थी, तो ये आंदोलन उस समय हो चुका था और 1921 के आंदोलन और स्वतंत्रता के लिए तेज हो गए थे। तो तिवारी जी ने उनसे और एक प्रश्न किया, क्या सामाजिक आंदोलनों और जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? आर्य समाज का जो सामाजिक परिवेश था, समाज में सुधार हो, स्त्री शिक्षा को महत्व मिले, है ना, इस प्रकार के जो सामाजिक आंदोलन, जो समाज में परिवर्तन लाने वाले आंदोलन है, उससे आपके साहित्य में कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी ने उत्तर दिया, आरंभिक असर है थोड़ा जरूर। मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलनों में जाने से कभी नहीं रोका। कि समाज में परिवर्तन लाना है, समाज में दीन दुखियों को, स्त्री शिक्षाओं को आगे बढ़ाना है, ऐसे आंदोलनों में जाने से उन्हें मुझे कभी नहीं रोका। अर्थात सामाजिक जो परिवर्तन है उसके लिए उनके पिताजी ने हमेशा ही नागर जी को प्रेरित किया है। तो जवाहरलाल नेहरू जी से मेरी भेंट 1933 में हुई। उन्होंने बताया नागर जी ने कि जवाहरलाल नेहरू से उनकी पहली भेंट कब हुई? 1933 में हुई। उनकी माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी और उसी समय मेरा छोटा भाई भी दाखिल था। मतलब जवाहरलाल नेहरू जी की माता जी और इनके छोटे भाई दोनों थे। नेहरू जी जेल में थे। उनकी माँ के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। मैं उनकी माताजी के पास रोज जाता था। पंडित जी जब जेल से छूटे तो मेरी उनसे वही भेंट हुई, तो प्रायः होती रहती थी। उनसे खूब बातें होती थी हर तरह की। तो इस प्रकार से जो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, उनसे नागर जी के संबंध और प्रगाढ़ होते गए और अच्छा परिचय उनका बन गया। तिवारी जी ने आगे प्रश्न किया, आपका पहला उपन्यास कौन सा है? नागर जी ने कहा, पहला उपन्यास लिखा 1944 में महाकाल, जो छपा 1946 में। बंगाल से लौटकर इसे लिखा था। उन्होंने बताया कि उनका पहला उपन्यास कौन सा है? महाकाल, जो 1946 में छपकर आया। तिवारी जी ने याद दिलाया, क्या यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ? तिवारी जी ने हामी भरी और कहा, हाँ, ये वही उपन्यास है जो कि भूख नाम से प्रकाशित हुआ। तिवारी जी ने आगे प्रश्न किया, नागर जी, आप अपने समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क प्रभाव में रहे? कि अपने समकालीन जो साहित्यकार है, उन कौन कौन थे जो कि आपके समकालीन थे और जिनकी विचारधारा आप पर जो प्रभाव डाली? तो नागर जी ने उत्तर दिया, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राय गहमरी, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि के नाम याद आते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यही समकालीन रहे हैं। माधव शुक्ल हमारे यहाँ आते थे। वे अजाबाहु थे, ढीला कुर्ता पहनते थे और कुर्ते की जेब में जलियांवाला बाग की खून सनी मिट्टी हमेशा रखते थे। कि कहने का तात्पर्य है कि एक विशेष जो साहित्यकार है माधव शुक्ल, इनको उन्होंने आजानुबाहु कहा और उन्होंने एक स्मरण भी दिलाया कि उनके शारीरिक सौष्ठव में वह ढीला कुर्ता पहनते थे और कुर्ते की जेब में जलियांवाला बाग की खून से सनी मिट्टी हमेशा रखते थे। कि जनरल डायर के इशारे पर शांतिपूर्वक जो सभा चल रही थी, उस पर गोलियों की बौछार से हजारों जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं, इनकी हत्या हुई थी। उससे सनी हुई जो मिट्टी है जलियांवाला बाग की, वो हमेशा जेब में रखते थे। 1931 से 1937 तक मैं प्रतिवर्ष कोलकाता
जाकर शरद चंद्र से मिलता रहा, उनके गांव भी गया। तो इस प्रकार जी बहुत सारे जो साहित्यकार है वह नागर जी के संपर्क में रहे। तिवारी जी ने उनसे प्रश्न किया, पुराने साहित्यकारों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? कि जितने पुराने साहित्यकार हैं उसमें से कौन है आपका आदर्श? नागर जी ने उत्तर दिया, तुलसीदास को तो मुझे घुट्टी में पिलाया गया है। कहने का तात्पर्य कि बचपन से ही तुलसीदास जी के जो साहित्य है वह मुझे पढ़ाया गया है। बाबा शाम को नित्य प्रति रामचरितमानस मुझसे पढ़वा सुनते थे, उनको पढ़वाते थे और सुनते थे। कौन सा साहित्य? रामचरितमानस। श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे और जो भी रामचरितमानस की श्लोक है वह सब याद करवा लेते थे। तो तिवारी जी ने आगे प्रश्न किया, तिवारी जी आपने खंजन नयन में सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है, क्या इन पर आपका विश्वास है? नागर जी से प्रश्न किया कि आपने खंजन नयन में एक जो साहित्य है उसमें सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है, तो क्या आप मानते हैं कि वो बड़े चमत्कारी थे? नागर जी ने कहा, नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं, उनकी भविष्यवाणियां कभी कभी बहुत सच होती हैं। सूर पंचशती के अवसर पर काफ़ी विवाद चला था कि सूर जन्मांध थे या नहीं। सवाल यह है कि देखता कौन है, आंखें या मन? आंख माध्यम है, देखने वाला मन है। कहने का तात्पर्य कि जब हम देखते हैं या तो आंख से देखते हैं या तो मन से देखते हैं। तो अब अंधा कौन है, इस पर यह प्रश्न पूछने की बात कही गई है कि सूर जन्म से अंधे थे या नहीं थे, यह अलग सवाल है। लेकिन उनकी जो दृष्टि थी वो आत्मिक दृष्टि थी और जो इंद्रिय थी वह भले ही न रही हो लेकिन आत्मिक शक्ति उनमें बहुत थी। तिवारी जी ने आगे प्रश्न किया, आपने क्या कभी अपने लिखने को सार्थकता की परख की है? प्रश्न पूछा कि आपने जो लिखा है वह सार्थक है कि नहीं, सही है कि नहीं, वह वास्तव में सत्य साहित्य है कि नहीं, क्या इसकी कभी परख यानी टेस्ट आपने कभी की है? तो नागर जी ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं। मेरे उपन्यासों के बारे में खास तौर से जिनसे पाठकीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। तो नागर जी ने उत्तर दिया कि मेरे पास बहुत सारे पत्र आते हैं जो कि मेरे उपन्यास के बारे में खासतौर से जिनसे पाठकीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता है कि वो मेरे बारे में, मेरे साहित्य के बारे में क्या सोचते हैं, क्या मेरा साहित्य ठीक है या नहीं है, तो ये सब मुझे पता चल जाता है। तिवारी जी ने आगे प्रश्न किया, नागर जी आपने भ्रमण तो काफ़ी किया है, कि आप बहुत घूमे हो? तो नागर जी ने बड़े हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ हाँ हाँ, पूरे अखंड भारतवर्ष का यानी जितना पूरा जो भारत है यहाँ मैंने भ्रमण किया है। पेशावर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से कश्मीर तक, इन यात्राओं का यह लाभ हुआ कि मैंने कैरेक्टर, चरित्र बहुत देखे और उनके मनोविज्ञान को भी समझने का मौका मिला। नागर जी ने कहा कि भाई उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम घूमते समय हजारों लोग मेरे संपर्क में आए, उन सभी कैरेक्टर, उन सभी के चरित्रों को समझना, पास से देखना, उनके मनोविज्ञान को समझना, यह मुझे बहुत प्राप्त हुआ है। उनको पास से समझने में मुझे काफ़ी आसानी गई है। तिवारी जी ने अगला प्रश्न किया, अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? कि समकालीन आपके साथ जो लेखक है उनमें से आप किसको पसंद करते, कौन आपको अच्छा लगता है? नागर जी ने उत्तर दिया, अगर दिल से पूछे तो एक ही आदमी। उन्होंने कहा कि मैं एक ही आदमी, एक ही साहित्यकार को बहुत पसंद करता हूँ, उसे बहुत प्यार करता हूँ और वह है रामविलास शर्मा। नागर जी ने सीधा सीधा कह दिया कि रामविलास शर्मा जैसे साहित्यकार के अलावा मुझे और कोई पसंद नहीं है। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देसी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूँगा, लेकिन उसके साथ साथ प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का जो साहित्य है देसी और विलायती, यह उपन्यास फिर से एक बार पढ़ना चाहते हैं नागर जी। बदलते हुए भारतीय समाज के सुंदर चित्र हैं उनकी कहानियों में।
टॉलस्टॉय और चेखव की रचनाएं भी मुझे प्रिय है। तो इस प्रकार उन्होंने अपने प्रमुख जो पसंदीदा साहित्यकार उनकी जानकारी दी। तिवारी जी ने आगे पूछा, आपने तो पत्रों का भी बहुत संकलन किया है। नागर जी ने कहा, हाँ बहुत, पत्रों का संग्रह भी काफ़ी है, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं है। मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठे किए हैं। इसके लिए घूमना बहुत पड़ा है, बड़े बूढ़ों से सुनकर भी बहुत कुछ प्राप्त किया है। गदर के फूल के लिए मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा। तो इस प्रकार से उनके साहित्य को वास्तविक रूप प्रदान करने के लिए नागर जी ने काफ़ी प्रयत्न किए, काफ़ी लोगों से उन्होंने पूछताछ की, काफ़ी जो साहित्य उसको जमा किया और काफ़ी मेहनत की। तिवारी जी ने अगला प्रश्न किया, आपने अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है कि भाई कोई भी जो उपन्यास है उसको पूरा करने के लिए उसका पूर्वाग्रह जो और साहित्य है, कथानक है, कि पृष्ठभूमि है, इस सब की तैयारी और उन कैरेक्टरों से, उन चरित्रों से जीवंत संवाद करवाना, यह भी एक बहुत बड़ी कला है। तो उसके लिए तो काफ़ी मेहनत की है, ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा। नागर जी ने कहा, हाँ बहुत करना पड़ा है। नाचो बहुत गोपाल के लिए सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैंने जो लिखा है साहित्य नाचो बहुत गोपाल, वह सफाई कर्मियों की समस्या पर आधारित है और इसलिए उन्होंने सफाई कर्मियों की बस्तियों में रहना पड़ा, उनके रीति रिवाज का अध्ययन करना पड़ा, तब जाकर यह नाचो बहुत गोपाल, यह जो साहित्य है यह निर्मित हुआ। तिवारी जी ने आगे प्रश्न किया, नागर जी क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं? नागर जी से एक दार्शनिक प्रश्न कर लिया तिवारी जी ने और कहा कि मन और प्राण, इनके बारे में आपके क्या विचार है? नागर जी ने कहा, हाँ मैं दोनों को अलग अलग मानता हूँ। प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। प्राण अलग चीज़ है और मन अलग चीज़ है। मन की गति आगे तक है कि मन वहाँ पहुँच सकता है जहाँ की प्राण भी नहीं पहुँच सकते। प्राण को वहाँ तक खींचना पड़ता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है जिससे जीवन में संस्कार रंगते हैं, कि मन अगर निर्मल कर दिया जाए तो जीवन निश्चित ही पवित्र हो जाता है। मतलब मन अत्यंत ही पवित्र होना चाहिए। मन प्राण से भी सदता है, मन प्राण से ही सदता है, अर्थात मन अगर सद गया तो प्राण ऑटोमेटिक सद जाता है। मतलब जिस मनुष्य का मन नियंत्रित हो गया तो उसका जो प्राण है, उसका जो जीव है, उसकी जो आत्मा है वह अपने आप ही संभल जाती है। तो तिवारी जी ने प्रश्न पूछा, सूर में आपने मन को ही पकड़ा है? हाँ, तो सूरदास जी का जो है प्रश्न उन्होंने फिर से दोहराया। तिवारी जी ने कहा, सूर में आपने मन को ही पकड़ा है? नागर जी ने कहा, हाँ सूर ने एक जगह लिखा है, मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूँ, जबकि वे नेत्रहीन थे। ठीक है, सूरदास जी नेत्रहीन थे, लेकिन वो अपने मन की आंखों से 10 दिशाओं में देख लेता हूँ। यह पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंट्यूटिव आई बनेगी, यानी हमारी जो तीसरी जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि अर्थात जहाँ हम अपनी संपूर्ण चेतना को एकाग्र करते हुए अपने ध्येय को देख पाते हैं, और वही जो नेत्र है वह परम सत्य के दर्शन कराती है। तिवारी जी ने अपना अंतिम प्रश्न पूछा, नागर जी हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं किया। नागर जी ने कहा, स्वास्थ्य ठीक है मेरा। पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन आ गई थी, अर्थात उनकी जब पत्नी का देहांत हुआ तो जिंदगी में एक खंड सा पड़ गया था, एक टूट पड़ गई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि लिखने के सिवा और चारा क्या है, कि एकमात्र जो है उनका साथी वह है साहित्य लेखन, इसलिए वो लिखते रहते हैं। तुम लोग यह मनाओ कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। और तिवारी जी से नागर जी ने कहा कि तुम भगवान से प्रार्थना करो कि जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक निरंतर लिखता रहूं, मेरी ये लेखनी साहित्य की सेवा निरंतर करती रहे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
एक नाव के यात्री इस संस्मरण और जो साक्षात्कार है इससे यह लिया गया है। तो यहाँ पर यह जो साक्षात्कार है यहाँ समाप्त होता है। बने रहिए हमारे YouTube चैनल टाइम टू स्टडी में। धन्यवाद।